कभी आपने नोटिस किया है, जब मार्केट गिरती है लोग घबरा जाते हैं, न्यूज तेज हो जाती है, एक्सपर्ट्स चिल्लाने लगते हैं और एक कॉमन इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता है, शायद स्टॉक मार्केट मेरे लिए सेफ नहीं है। हर क्रैश के बाद वही सवाल उठता है, क्या इतने सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हिस्ट्री कुछ और ही कहानी बताती है और जो चीज आज सबसे ज्यादा रिस्की लगती है वही लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित हुई है। हेलो फ्रेंड्स, फीन दिशा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन, जेरेमी सीगल की लिखी हुई एक ग्राउंड ब्रेकिंग किताब के बारे में। ये ऑडियो बुक मार्केट का अगला मूव प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं है, ये डर को समझने के लिए है। ये वोलेटिलिटी से दोस्ती करना सिखाती है। इस सफर में हम देखेंगे कैसे समय, धैर्य और डेटाबेस सोच एक कॉमन इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म नॉइज से ऊपर उठाकर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी तक ले जाती है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट असल में रिस्की है या बस गलत तरीके से समझा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, वाई स्टॉक्स विन इन द लॉन्ग रन। रात के 11 बजे थे। लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक चार्ट ऊपर नीचे हिल रहा था। वो बार बार रिफ्रेश कर रहा था। हर गिरावट पर दिल थोड़ा बैठ जाता, हर उछाल पर थोड़ी राहत मिलती। उसे हमेशा यही सिखाया गया था, स्टॉक मार्केट रिस्की होता है। उसके दिमाग में रिस्क का मतलब था लाल कैंडल, तेज गिरावट और अगले दिन की चिंता। लेकिन उसी रात वो एक सवाल पर अटक गया, अगर स्टॉक मार्केट इतना रिस्की है तो फिर पिछले 100-150 सालों में इन लोगों की वेल्थ बनी कैसे? अगले दिन सुबह उसने चार्ट्स बंद कर दिए। इस बार उसने आज का नहीं, बहुत पीछे का डेटा देखा। साल नहीं, दशक। वहां एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, बस एक सीधी सी कहानी थी समय की। वो देखता गया, एक तरफ स्टॉक्स, दूसरी तरफ बॉन्ड्स, फिर ट्रेजरी बिल्स, फिर गोल्ड, फिर कैश। हर एसेट का अपना दौर था। कभी कोई चमकता, कभी कोई पीछे रह जाता, लेकिन एक पैटर्न चुपचाप रिपीट हो रहा था। जब इन्फ्लेशन को हटाया गया, जब असली परचेसिंग पावर देखी गई, तो एक चीज बार बार ऊपर खड़ी मिली, स्टॉक्स। उसे अजीब लगा, क्योंकि स्टॉक्स वही थे जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, और कैश वही था जो उसे सबसे सेफ लगता था। लेकिन इन्फ्लेशन के बाद कैश धीरे धीरे छोटा हो चुका था। बिना शोर के, बिना वार्निंग के उसे समझ आया, प्रॉब्लम रिटर्न्स की नहीं थी, प्रॉब्लम लेंस की थी। वो शॉर्ट टर्म देख रहा था, जबकि कहानी लॉन्ग टर्म की थी। स्टॉक्स रोज हिलते हैं, लेकिन दशकों में बढ़ते हैं। बॉन्ड्स शांत रहते हैं, लेकिन समय के साथ पीछे रह जाते हैं। गोल्ड चमकता है, लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ाता, बस बचाता है। कैश सुकून देता है, लेकिन इन्फ्लेशन उसे खा जाती है। उसी पल उसके दिमाग में रिस्क की डेफिनेशन बदलने लगी। रिस्क अब लाल कैंडल नहीं थी, रिस्क था समय के साथ वैल्यू खो देना। वो पहली बार समझ पाया कि वॉलेटिलिटी डरावनी लगती है, लेकिन डोमिनेंस को नहीं तोड़ती। और यही वो स्पाइन थी जिस पर पूरी किताब खड़ी थी। शॉर्ट टर्म का शोर लॉन्ग टर्म की सच्चाई को बादल नहीं सकता। अध्याय 2, इन्फ्लेशन, द साइलेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ। जेरेमी सीगल इस अध्याय की शुरुआत किसी डरावने क्रैश से नहीं करते, वो किसी लाउड वार्निंग से भी नहीं करते। वो बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो चुपचाप काम करती है, इतनी चुपचाप कि ज्यादातर लोग उसे नोटिस भी नहीं करते। इन्फ्लेशन। सोचिए, आपकी सैलरी बढ़ी, अकाउंट में पैसे भी ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जब आप मार्केट जाते हैं तो वही चीजें महंगी लगती हैं। दूध, सब्जी, पेट्रोल, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऊपर। आप कहते हो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा होता है। जेरेमी सीगल यही पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं वेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, वेल्थ का मतलब ये है कि उस पैसे से आप क्या खरीद सकते हो।
और यही चुपचाप छीन लेती है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कैश पकड़ के रखते हैं, सेफ है सोचकर। कुछ लोग बॉन्ड्स लेते हैं, फिक्स्ड रिटर्न, फिक्स्ड इनकम। सुनने में सब सही लगता है, पर सीगल इतिहास दिखाते हैं हाई इन्फ्लेशन के दौर में कैश वही रहता है, लेकिन उसकी ताकत घटती जाती है। बॉन्ड्स वही इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन प्राइसेस उससे तेज भागते हैं। रिजल्ट, आप टेक्निकली लॉस में नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकली गरीब हो रहे होते हो। यही वो मोमेंट है जहां बहुत से लोग कहते हैं, अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। पैसा था पर सैटिस्फैक्शन नहीं। अब जेरेमी सीगल स्टॉक्स की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि स्टॉक्स इन्फ्लेशन को मैजिकली हरा देते हैं। वो साफ कहते हैं स्टॉक्स परफेक्ट प्रोटेक्शन नहीं है लेकिन पार्शियल प्रोटेक्शन जरूर है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो कंपनीज होते हैं। और कंपनीज क्या करती है? जब कॉस्ट्स बढ़ती है तो वो प्राइसेस एडजस्ट करती है, धीरे धीरे। अर्निंग्स तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ बढ़ती है। यही वजह है कि लंबे दौर में कैश और बॉन्ड्स स्ट्रगल करते हैं और स्टॉक्स सर्वाइव करते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है। जेरेमी सीगल ये बात इन्फ्लेशन पीरियड से दिखाते हैं। इस अध्याय में एक और सटल बात छुपी है। इन्फ्लेशन आपको एक साल में नहीं तोड़ती, वो हर साल थोड़ा थोड़ा काटती है। और सबसे डेंजरस बात यह है, आपको पता भी नहीं चलता। यहीं पर रिस्क की डेफिनेशन बदल जाती है। रिस्क अब ये नहीं है कि मार्केट आज गिरेगा या नहीं। रिस्क ये है कि आप सालों तक गलत जगह खड़े रहें। और जब ये समझ आता है तो नेचुरली अगला सवाल उठता है, अगर इन्फ्लेशन कैश और बॉन्ड्स को कमजोर कर देती है तो फिर स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स की असली लड़ाई क्या है? जेरेमी सीगल अगले अध्याय में यही से बात आगे बढ़ाते हैं और वहां बहुत से पॉपुलर धीरे धीरे टूटने लगते हैं। अध्याय 3, रिस्क रीडिफाइंड, व्हाट इज रियल रिस्क, एक बहुत पुरानी सोच को धीरे से तोड़ते हैं। वो कहते हैं हम रिस्क को गलत जगह देख रहे हैं। ज्यादातर लोग रिस्क को ऐसे समझते हैं, आज स्टॉक गिर गया, कल प्रॉफिट था, आज लॉस है, दिल घबरा गया। और बॉन्ड्स स्टेबल दिखते हैं, कैश फ्लो तय है, नींद अच्छी आती है। लेकिन सीगल यहीं पर रुकते हैं। वो कहते हैं डेली प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क नहीं है, वो सिर्फ नॉइज है। असल रिस्क कुछ और है। रिस्क है समय के साथ आपकी परचेसिंग पावर का खत्म होना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक हैवी बैकपैक उठा रखा है। पहले दिन थोड़ा भारी लगता है, दूसरे दिन आदत हो जाती है, लेकिन हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाया जा रहा है और आपको बताया भी नहीं जा रहा। पहले कुछ महसूस नहीं होता, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन सालों बाद आप अचानक थक जाते हो। यही इन्फ्लेशन है। सीगल कहते हैं स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में रिस्की लगते हैं क्योंकि वो रोज हिलते हैं। बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म में सेफ लगते हैं क्योंकि वो शांत रहते हैं, लेकिन दशकों में तस्वीर पलट जाती है। बॉन्ड्स की इनकम फिक्स्ड रहती है, प्राइसेस ऊपर जाते रहते हैं, रियल टर्म्स में आप पीछे जाते रहते हो। स्टॉक्स नॉजी होते हैं, कभी गिरते हैं, कभी चढ़ते हैं, लेकिन बिजनेसेस होने की वजह से वो समय के साथ एडजस्ट करते हैं। यही वजह है कि सीगल कहते हैं ओवर डेकेड्स बॉन्ड्स आर रिस्कियर देन स्टॉक्स इन रियल टर्म्स। रिस्क का मतलबाज का डर नहीं है, रिस्क का मतलब है सालों बाद भी आप वही खरीद पा रहे हो या नहीं। और जब आप रिस्क को इस लेंस से देखते हैं तो इन्वेस्टिंग का पूरा नजरिया बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता आज मार्केट गिरेगी या नहीं, सवाल ये हो जाता है मैं लॉन्ग टर्म में गलत जगह तो नहीं खड़ा। यहीं से किताब एक और गहरी दिशा में जाती है। अगर रिस्क डेली फ्लक्चुएशन नहीं है, अगर इन्फ्लेशन असली दुश्मन है, अगर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है मार्केट क्रैश के समय क्या करना चाहिए। जेरेमी अगले अध्याय मेंडर और हिस्ट्री को आमने सामने खड़ा करते हैं। ठीक है, नीचे चैप्टर 4 उसी कंटिन्यूअस ऑडियो बुक फ्लो में लिखा गया है। जेरेमी सीगल के एग्जैक्ट बुक लॉजिक पर फेथफुल एक छोटा रिलेटेबल डेली लाइफ एग्जाम्पल जोड़कर और अंत में सॉफ्ट हुक सीटीए के साथ बिना फ्लो तोड़े। अध्याय 4 बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स, स्टेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ। जेरेमी सीगल इस अध्याय में को हीरो
और बॉन्ड्स को विलन नहीं बनाते। वो बहुत साफ रहते हैं। वो कहते हैं बात कौन अच्छा है कि नहीं है, बात किस काम के लिए की है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में का एक सिंपल इमेज होता है, सेफ डॉट स्टेबल डॉट प्रेडिक्टेबल, और स्टॉक्स अनसर्टेन डॉट वॉलेटाइल डॉट रिस्की। लेकिन सीगल यहां फिरसमे को बीच में ले आते हैं। वो पूछते हैं अगर स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में है और ग्रोथ लॉन्ग टर्म में, तो दोनों को एक ही तराजू में क्यों तौला जाए। सीगल बॉन्ड्स को डिटेल में देखते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड रिटर्न्स जो देखने में शांत लगते हैं, लेकिन कई हिडन रिस्क छुपाए रहते हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिरती है। आप कुछ नहीं करते, लेकिन प्राइस अपने आप नीचे आ जाता है। दूसरा, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आपको बॉन्ड से पैसा वापस मिलता है, लेकिन नए बॉन्ड्स वही रेट नहीं देते। इनकम स्टेबल दिखती है, पर फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। तीसरा, इन्फ्लेशन सेंसिटिविटी। बॉन्ड्स फिक्स्ड होते हैं, इन्फ्लेशन फ्लेक्सिबल होती है, और लॉन्ग टर्म में चीज हमेशा जीतती है। अब इसे डेली लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आप एक फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब में हो। हर महीने पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी है, लेकिन सालों बाद बढ़ते जा रहे हैं रेंट, फूड, ट्रैवल। सैलरी वही है, आप इनसिक्योर नहीं हो, लेकिन स्टक महसूस करने लगते हो। सीगल कहते हैं भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। अब स्टॉक्स की तरफ लौटते हैं। स्टॉक्स बिजनेसेस हैं। बिजनेसेस ग्रो करते हैं, अडेप्ट करते हैं, प्राइसेस एडजस्ट करते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स इन्फ्लेशन के साथ चल पाते हैं। और यही कारण है कि सीगल का बहुत बैलेंस्ड है। वो ये नहीं कहते कि कभी बॉन्ड्स मत खरीदो। वो कहते हैं बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं, डॉट स्टॉक्स ग्रोथ देते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन्वेस्टर ग्रोथ की उम्मीद से करने लगता है। सीगल साफ कहते हैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी ग्रोथ को नहीं कर सकते। इस अध्याय का मतलब को रिजेक्ट करना नहीं है, इसका मतलब है उनकी लिमिटेशंस को समझना। और जब आप ये समझ लेते हो तो नेचुरली अगला सवाल उठता है, अगर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है, अगर बॉन्ड्स सीमित है, तो मार्केट क्रैश के समय सब कुछ उल्टा क्यों लगता है। जेरेमी अगले अध्याय में इसी डर को डेटा से चैलेंज करते हैं। अध्याय 5, द रोल ऑफ डिविडेंड्स। पिछले हिस्सों के बाद जब इन्वेस्टर ये समझने लगता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स क्यों टिकते हैं, तो एक सवाल अपने आप उठता है, अगर प्राइसेस रोज ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो रिटर्न असल में आता कहां से है। जेरेमी सीगल यही पर एक ऐसी चीज की तरफ ध्यान दिलाते हैं जिसे ज्यादातर लोग लाइटली ले लेते हैं, डिविडेंड्स। ज्यादातर इन्वेस्टर्स रिटर्न्स को प्राइस चार्ट से जोड़कर देखते हैं। आज खरीदा, कल बेचा, बीच में प्रॉफिट या लॉस। लेकिन सीगल दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टॉक रिटर्न्स का एक बड़ा हिस्सा से नहीं, डिविडेंड से आता है। अब इसे लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा किराए का घर है। प्रॉपर्टी की हर साल नहीं बढ़ती, कभी फ्लैट रहती है, कभी गिरती है, लेकिन हर महीने आता रहता है। आप उस रेंट से भरते हो या उसे फिर से इन्वेस्ट करते हो। धीरे धीरे बिना रोज देखने के आपकी पोजीशन मजबूत होती जाती है। सीगल कहते हैं डिविडेंड्स भी स्टॉक मार्केट में यही काम करते हैं। जब डिविडेंड्स री इन्वेस्ट होते हैं तो कंपाउंडिंग सिर्फ प्राइस पर नहीं, इनकम पर भी शुरू हो जाती है, और यही सालों में छोटे नंबर्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। इसका एक और असर होता है जिसे सीगल बहुत क्लियरली बताते हैं, डिविडेंड्स आपको टाइमिंग पर डिपेंड नहीं रहने देते। अगर आप सिर्फ प्राइस पर खेल रहे हो तो आपको सही एंट्री, सही एग्जिट चाहिए। लेकिन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में मार्केट ऊपर हो या नीचे, इनकम आती रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि प्राइसेस मैटर नहीं करती, इसका मतलब यह है कि रिटर्न का पूरा एक मोमेंट पर डिपेंड नहीं करता। जेरेमी सीगल के डेटा में यह बात बार बार सामने आती है। लॉन्ग टर्म में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को ड्रामेटिकली बूस्ट करता है, और यहीं पर इन्वेस्टर का धीरे धीरे बदलता है। अब फोकस आज क्या होगा पर नहीं रहता। अब फोकस होता है मैं कितने समय तक इस प्रोसेस में बना रह सकता हूं। डिविडेंड्स इंपेशेंस को धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदल देते हैं, फियर को इनकम से बैलेंस करते हैं,
और स्पेक्यूलेशन को में बदल देते हैं। यहीं से अगला बड़ा सवाल निकलता है, अगर डिविडेंड्स टाइम के साथ इतना फर्क डालते हैं, अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है, तो जब मार्केट क्रैश होता है और सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जेरेमी अगले हिस्से में इसी डर को हिस्ट्री के सामने खड़ा करते हैं। अध्याय 6, मार्केट वॉलेटिलिटी क्रैशेस। कभी कभी मार्केट गिरती नहीं है, टूटती हुई लगती है, हेडलाइंस डराने लगती है, लोग शब्द बदल देते हैं, करेक्शन नहीं, अब क्रैश। जेरेमी सीगल इस हिस्से में ये मानने से शुरू करते हैं, हाँ क्रैशेस होते हैं, हाँ वॉर्स आते हैं, हाँ डिप्रेशंस आते हैं, हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस रील है। उन्होंने इन्हें कभी डिनाई नहीं किया। इतिहास में देखिए, वर्ल्ड वॉर्स, ग्रेट डिप्रेशन, ऑल क्राइसिस, 2000 टेक बबल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, पैंडेमिक एरा क्रैश। हर जेनरेशन को अपना सब खत्म हो गया मोमेंट मिला है। उस वक्त भी लोगों ने वही कहा, अब अलग है, इस बार रिकवरी नहीं होगी, सिस्टम ही टूट गया है। जेरेमी सीगल यहां को बोलने देते हैं। वो दिखाते हैं, हर क्रैश के बाद ने टाइम लिया, लेकिन खुद को रीबिल्ड किया। रिकवरीज फास्ट नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, इमोशनली कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन लॉन्ग हराइजन पर फिर खड़ी होती है। यहां एक बात बहुत सटल है। सीगल ये नहीं कहते कि क्रैश छोटा होता है, वो कहते हैं क्रैश टेम्पररी होता है, एग्जिट परमानेंट होती है। अब इसे डेली लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आप किसी कठिन फेज से गुजर रहे हो, जॉब प्रेशर, हेल्थ इश्यू, फैमिली स्ट्रेस। अगर आप उसी मोमेंट पर सब छोड़ दो तो लॉस परमानेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, एडजस्ट कर लेते हो, तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। सीगल कहते हैं मार्केट भी कुछ ऐसा ही करती है। वॉलेटिलिटी अनअवॉइडेबल है, स्टॉक्स का नेचर ही यही है, वो हिलेंगे। जो एसेट बिल्कुल नहीं हिलता, वो टाइम के साथ धीरे धीरे मरता है। हिस्ट्री यही दिखाती है। जो इन्वेस्टर्स क्रैशेस के डर से दूर रहे, उन्होंने वॉलेटिलिटी से नहीं, अपॉर्चुनिटी से बचाव किया। लॉन्ग टर्म में अवॉइड करना बन गया। सीगल यहां एक बहुत क्लियर लाइन खींचते हैं, क्रैश को इग्नोर करना गलती है, लेकिन क्रैश की वजह से को छोड़ देना उससे भी बड़ी गलती है। यहीं पर इन्वेस्टर का टेस्ट होता है, नॉलेज का नहीं, कैरेक्टर का। और जब ये समझ में आता है तो अगला सवाल उठता है, अगर क्रैशेस इनएविटेबल है, अगर वॉलेटिलिटी प्राइस है ग्रोथ की, तो इन्वेस्टर को कब लेना चाहिए? मार्केट गिरने पर या बिजनेस बदलने पर? जेरेमी अगले हिस्से में इसी सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं, व्हेन टू स्टे एंड व्हेन टू स्टेप असाइड। अध्याय 7, मार्केट टाइमिंग डज नॉट वर्क। कई इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि सबसे स्मार्ट काम है राइट टाइम पर निकल जाना और राइट टाइम पर वापस आ जाना। जेरेमी सीगल इस सोच को सीधे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम मार्केट में रहने की नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट से बाहर निकलने की टाइमिंग की है। मार्केट गिरती है, डर पैदा होता है, न्यूज हर तरफ नेगेटिव होती है, और उसी मोमेंट पर ज्यादातर लोग एक ही डिसीजन लेते हैं, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, क्लियर होने के बाद वापस आएंगे। जेरेमी सीगल यहां डेटा दिखाते हैं, मार्केट रिटर्न्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ज्यादातर समय एवरेज रहते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम दिन होते हैं जब मार्केट अचानक बहुत तेज ऊपर जाती है, और यही वो दिन होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का बड़ा हिस्सा बना देते हैं। प्रॉब्लम यह है, ये बेस्ट अक्सर वर्स्ट डेज के आसपास आते हैं, जब डर सबसे ज्यादा होता है, जब हेडलाइंस सबसे नेगेटिव होती है। अब इसे डेली लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आप किसी कठिन फेज से गुजर रहे हो, आप कहते हो थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, फिर वापस शुरू करूंगा, लेकिन ब्रेक खिंचता चला जाता है, एनर्जी वापस आती है, लेकिन मोमेंटम चला जाता है। जेरेमी सीगल कहते हैं मार्केट टाइमिंग भी कुछ ऐसा ही है, आप निकलते हो डर में और वापस आने का उसी डर में खत्म हो जाता है। डेटा यही दिखाता है, जो इन्वेस्टर्स फियर में एग्जिट करते हैं वो मार्केट को बीट नहीं करते, वो मार्केट से पीछे रह जाते हैं। सीगल ये नहीं कहते कि हर दिन इन्वेस्टेड रहना इजी है, वो कहते हैं स्टेइंग इन्वेस्टेड वर्क्स बिकॉज प्रेडिक्शन डजंट।
मार्केट कब ऊपर जाएगी, किस दिन बेस्ट रिटर्न आएगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि जो इन्वेस्टर बाहर था वो उस दिन वहां नहीं था। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। अब इन्वेस्टिंग फोरकास्ट का खेल नहीं रहता, अब इन्वेस्टिंग प्रेजेंस का खेल बन जाता है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो अगला सवाल उठता है, अगर टाइमिंग काम नहीं करती, अगर पेशेंस ही एज है, तो वैल्यूएशन का क्या? हाई प्राइस पर खरीदा स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काम करता है या नहीं? जेरेमी अगले हिस्से में यही पर क्लैरिटी देते हैं। वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा लोग सोचते हैं। अध्याय 8, वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब सवाल ये नहीं रह गया था कि मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, क्रैश आएगा या नहीं, टाइमिंग सही है या गलत। अब सवाल थोड़ा सटल हो गया था, क्या प्राइस ज्यादा है? जेरेमी सीगल इस जगह पर को अचानक रोक देते हैं। वो कहते हैं वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह लोग उसे इस्तेमाल करते हैं वो गलत है। ज्यादातर लोग वैल्यूएशन को ऑफ स्विच की तरह देखते हैं। प्राइस ज्यादा है, बाहर निकल जाओ, कम है, सब कुछ लगा दो। सीगल इस सोच को धीरे से सीधा करते हैं। वो कहते हैं हाई वैल्यूएशन एग्जिट सिग्नल नहीं है डॉट, और वैल्यूएशन गारंटी नहीं है। अब इसे डेली लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आप एक अच्छा सा शहर देख रहे हो, प्रॉपर्टी महंगी है, आप कहते हो अभी नहीं, बहुत महंगा है। साल निकल जाते हैं, प्राइसेस और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एक सस्ती जगह दिखती है, आप सोचते हो चीप है, जरूर फायदा होगा, लेकिन सालों तक वही अटकी रहती है। सीगल कहते हैं स्टॉक्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वैल्यूएशन फ्यूचर रिटर्न्स को करती है, एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करती है, लेकिन पार्टिसिपेशन को नहीं करती। हाई वैल्यूएशन का मतलब है फ्यूचर रिटर्न्स शायद लोअर हो, नॉट जीरो डॉट नॉट नेगेटिव बाय डिफॉल्ट। लो वैल्यूएशन का मतलब है फ्यूचर रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं, बट गारंटीड नहीं। जेरेमी सीगल यहां एक बहुत मैच्योर बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी अब भी फेवर्ड रहती है। वैल्यूएशन आपको एक्सपेक्टेशन बताती है, एंट्री एग्जिट कमांड नहीं देती। यहीं पर इन्वेस्टर की मैच्योरिटी दिखती है। अब वो मार्केट को नहीं करता, अब वो खुद को करता है। हायर वैल्यूएशन पर पेशेंस, लो वैल्यूएशन पर ऑप्टिमिज्म, लेकिन प्रोसेस वही। यहीं पर किताब धीरे धीरे बंद होती है। कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, बस एक काम क्लैरिटी। स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग ये नहीं सिखाती कि आप मार्केट से कैसे जीते, ये सिखाती है कि आप मार्केट के साथ कैसे टिके रहें। वॉलेटिलिटी आएगी, इन्फ्लेशन रहेगी, क्रैशेस होंगे, वैल्यूएशंस बदलेंगी, लेकिन जो समय और डिसिप्लिन के साथ में बना रहता है, इतिहास उसके साथ खड़ा रहा है। यही जेरेमी सीगल की पूरी किताब का सार है। रिस्क से भागना रिस्क है, टाइम को एलाय बनाना एज है। अगर आपको ये ऑडियो बुक यूजफुल लगी हो, अगर इसने आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को थोड़ा साफ किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। कमेंट में बताइए आप इन्वेस्टिंग को अब कैसे देखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई क्लैरिटी के साथ। जय हिंद।